आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड अनसॉल्व पेपर हल करेंगे और एग्ज़ाम को देखते हुए मैं सारे सेट आपको अनसॉल्व पेपर के करवाऊंगा और हल करवा दूंगा। इसमें से 30% जो कोर्स इस सेशन में हटा हुआ है उसको छोड़कर उन सवालों को बाकी 17% जितना भी सिलेबस है आपका वो मैं सभी हल करवा दूंगा। और आप इस चैनल में लगे आप बने रहिए और देखते रहिए सारे सवालों का एक एक करके मैं करवाऊंगा अनसॉल्व के आपके। चलिए, इसमें से सेट कोड नंबर जो है सेट का HX है 2018 का है। इसमें से पहला सवाल है आपका, यदि cos स्क्वायर a बराबर 1/2 पहले का नंबर है तो कह रहे साइन स्क्वायर a की वैल्यू ज्ञात करना है आपको। साइन स्क्वायर a की वैल्यू ज्ञात करना है तो आपने फार्मूला पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1/1 होता है। यहाँ से साइन स्क्वायर और प्लस cos स्क्वायर बराबर a की आपका सूत्र होता है। इसमें से cos स्क्वायर a की वैल्यू रख दीजिए, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर 1/2 बराबर 1। साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस 1/2, इसको एलसीएम लेके हल करेंगे तो 2 माइनस 1 बराबर 1/2, तो साइन स्क्वायर a बराबर 1/2। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। ठीक, इसके बाद इसी पहले का ख नंबर है, कह रहे जो दिए गए आंकड़े हैं उनका बहुलक ज्ञात करना है। पहली बात तो बहुलक होता क्या है? बहुलक किसी भी दिए गए जो आंकड़ों में कोई संख्या बार बार रिपीट होती है तो उस संख्या को हम उस आंकड़े का बहुलक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है 19, 38, 25, 36, 38, 25, 18, 38, 25, 38, 19, ये आपको दिए गए आंकड़े हैं। इसमें से आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि बहुलक वो संख्या होती है जो बार बार रिपीट होती है किसी आंकड़े में। तो ये 19 एक ही टाइम्स में दो टाइम्स में है, 38, 38, 38, 38। तो यहाँ पर 38 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, इसलिए जो बहुलक होगा आपका 38 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 25 भी 1, 2, 3 टाइम्स में है, लेकिन 38 1, 2, 3, 4, तो इसका बहुलक क्या होगा? 38 हो जाएगा। नेक्स्ट इसका सवाल है पहले का ग नंबर, पहले का ग, यहाँ पर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 29 प्लस साइन स्क्वायर 61 का मान क्या होगा? तो आपने फार्मूले पढ़े हैं, इसको हम साइन 90 माइनस थीटा में तोड़ देंगे। चाहे 29 को तोड़ो चाहे 61 को, किसी एक के पदों में बदल दो तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 61 प्लस साइन स्क्वायर 61, जो कि आपको मालूम है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर कॉस 61 हो जाएगा और स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा और प्लस साइन स्क्वायर 61, और आपको मालूम है फार्मूला पढ़ चुके हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। नेक्स्ट है जो इसका पहले का जो घा दिया है वो आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि वृत्त से रिलेटेड है और इस 2021 के एग्जाम में वृत्त आपका सिलेबस से हट चुका है, इसलिए उस सवाल को हम ना हल करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। अंगा नंबर इसी का पहले का अंगा नंबर करें बिंदु -5, 8, एक बिंदु दिया हुआ है, बिंदु -5, 8 से होकर जाने वाली
तथा YH के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो पहले बात समझ लेते हैं कि ये आपका x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है। YH के पैरेलल की बात हो रही है, तो YH के पैरेलल ये तो ये लाइनें जाएंगी या तो इधर से ये लाइनें जाएंगी, ये पैरेलल होता है। तो कह रहा है बिंदु और y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण x बराबर प्लस माइनस, जब आपके y अक्ष के दाईं तरफ कोई लाइन होगी तो पॉजिटिव होगी और जो बाएं तरफ होगी वो निगेटिव होगी, इसलिए प्लस माइनस का एक कांस्टेंट कोई होगा। तो बिंदु क्या है -5,8 और y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो यहाँ से x बराबर जो वैल्यू होगी क्या है -5, तो x बराबर क्या आ जाएगा -5। ये क्या होगा x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होगा। नेक्स्ट है 4 नंबर, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और कोण 30 सेंटीमीटर वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। कह रहा त्रिज्या 4 है, एक सर्किल है, उसकी रेडियस 4 है, ये 4 हो गई, और उसका जो एंगल बन रहा है वो 30 अंश का है, ये हो जाएगा। तो जो ये त्रिज्य खंड बन रहा है इसका एरिया क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो रेडियस r इक्वल दिया है 4 cm और जो एंगल है थीटा इक्वल 30। तो आपने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पढ़ रखा है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर थीटा अपान 360। ये आपने 360 पढ़ लिया। ये पहले का 4 नंबर है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, पाई r स्क्वायर की वैल्यू 4 मल्टीप्लिकेशन 4, थीटा कितना है 30 है, अपान 360, ये 0 कैंसिल, 3 से इसको काट दीजिए तो 12 आ जाएगा, इसके बाद 4 3 12 यहाँ पर हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 मल्टीप्लिकेशन 4 अपान 3, तो ये हो जाएगा 2288 अपान 7 21 वर्ग सेंटीमीटर। ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, या तो 21 का 88 में डिवाइड करा दीजिए तो आपका डेसिमल में आ जाएगा। नेक्स्ट दूसरे नंबर में चलते हैं हम। यहाँ से दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ का दूसरे का, एक अर्धगोलीय प्याले में कितना पानी आ सकता है जिसका व्यास 6.3 cm है। ठीक, एक अर्धगोला प्याला है, एक अर्धगोले प्याले में कितना पानी आएगा। सपोज करो आपका ये अर्धगोला है, अर्धगोले आकार का एक प्याला है, ये प्याला दिया हुआ है। करा इस जिसका व्यास यहाँ पर दिया, इसका जो व्यास है डायमीटर 6.3 cm दिया हुआ है, और करा इसमें कितना पानी आ जाएगा वो पानी निकालना है हमको। तो पहले इस अर्धगोले का आयतन निकाल लेते हैं और इसको फिर यदि घन सेंटीमीटर में या तो फिर लीटर में किसी में भी चेंज कर देंगे चाहे हमें पूछेगा वो। तो यहाँ से अर्धगोले का व्यास बराबर 6.3 cm दिया है, इसकी जो रेडियस हो जाएगी त्रिज्या, यहाँ से जो त्रिज्या होगी त्रिज्या r बराबर 6.3 अपान 2 का डिवाइड करना चाहो तो कर दीजिए। यहाँ से 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3.15 cm ये रेडियस आ गई। अब आपको इस अर्धगोले का प्याले का निकालना है। तो प्याले का आयतन बराबर, प्याले का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब होता है। यहां से अब r की वैल्यू रख दीजिए 2/3
पाई की वैल्यू रखना चाहे 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 3.15 मल्टीप्लिकेशन 3.15 घन सेंटीमीटर। आयतन है, आयतन में 3 साइड होती है इसलिए घन लगता है, क्यूब लिख के कहते हैं, और क्षेत्रफल में 2 साइड होती है इसलिए स्क्वायर लगता है वहां पर। अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो इसमें अर्धगोले में आए हुए पानी का आयतन निकल आएगा। नेक्स्ट आंकड़े 3, 4 और x का समांतर माध्य 5 है तो x का मान ज्ञात करना है। आंकड़े दिए हुए हैं, दूसरे का ख नंबर है, आंकड़े दिए आपके 3, 4, 6 x ये दिए हुए आंकड़े और समांतर माध्य दिया हुआ है। समांतर माध्य x बार बराबर 5। तो आपने समांतर माध्य का फार्मूला पढ़ रखा है सिग्मा xi/n बराबर यहाँ पर 5 हो जाएगा। सिग्मा xi का मतलब होता है जो आंकड़े दिए होते हैं उन सभी का योगफल 3 + 4 + 6 + x बटे n बराबर 5। और n कितने नंबर है यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे n की जगह 4 लिख देंगे। अब इनको जोड़ दो, 4 3 7 7 6 13 + x / 4 = 5। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, यहाँ से हो जाएगा 13 + x बराबर 20। x इक्वल यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल 20 - 13 तो x इक्वल हो जाएगा 7, अर्थात वो जो नंबर है चौथा वो क्या होगा 7 होगा। नेक्स्ट दूसरे का ग नंबर करा समांतर श्रेणी है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद घ नंबर है दूसरे का, वो पढ़ेंगे हम। समांतर श्रेणी 3 1 -1 -3 का अगला पद वो हम पढ़ेंगे नहीं। घ नंबर कह रहा है संख्याएं जो ये दूसरे का घ नंबर करते हैं। सवाल कहा गया है कि 525 और 3000 के दोनों केवल 3 5 15 25 और 75 में विभाज्य होकर के एचसीएफ ज्ञात करना है। तो पहले 525 के फैक्टर करते हैं। 525 के फैक्टर आपको मालूम है, नहीं मालूम तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये 1 0 5 फिर 5 दूनी 10 5 1 9 5 3 7 21 7 1 9 7 ये हो गया। तो इसके जो फैक्टर करोगे 3 × 5 × 5 × 7, ठीक। इसके बाद आपको 3000 के करने हैं, ये 3000 है, इसके फैक्टर कर लो 3 000 3 1 जा 3 ये 0 आ जाएगा। फिर आप 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 5 आ जाएगा, ठीक। ये फिर 2 से फिर डिवाइड 2 2 जा 5 और 4 और यहाँ पर 2 5 जा 10 0 फिर 2 से कर दीजिए 1 2 5 फिर 5 से कर दीजिए इसके फैक्टर 5 2 जा 10 फिर 2 बचेगा 5 25 5 5 जा 25 फिर 5 से कर दीजिए ये 5 आ जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो 1 आएगा। इसके जो फैक्टर आ जाएंगे वो 2 × 2 3 टाइम्स में है, एक ये हो गया। फिर 3 1 टाइम्स में है, 5 3 टाइम्स में है, इसके हम फैक्टर कर दिए। अब इसका एचसीएफ ज्ञात करना। एचसीएफ मतलब होता है जो सभी में कॉमन हो, 2 या 2 से अधिक पदों में जो चीज कॉमन होती है उसका एचसीएफ होता है। ये हो गया और यहाँ से 3 आ जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन 3 5 5 जा 25 और 25 3 जा 75 तो एचसीएफ आपका ये हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे का नंबर है, सिद्ध कीजिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा
कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से LHS ले लीजिए आप, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कॉसेक को फार्मूला पढ़ चुके हैं, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। यहाँ से चेंज कर दीजिए इसको 1/sin स्क्वायर थीटा और प्लस सेक वाले को भी चेंज कर दीजिए, सेक स्क्वायर सेक थीटा इक्वल होता है 1/cos थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा। इसका एलसीएम ले लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। यहाँ से इसका जब यहाँ से जो हर है इसका डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल और ये बचेगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से ये कैंसिल, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। चूँकि आप फार्मूला पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। चूँकि फार्मूला है आपके पास कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे और 1/cos किसके हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर RH। ऐसे ही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? तो आप लोग कमेंट्स में लिखिए जो समझ में ना आया हो बताइएगा, और वीडियो को शेयर जरूर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाइए। ठीक, और आपको इसलिए कि क्योंकि आपको आगे वीडियो कंटिन्यू मिलते रहे, क्योंकि मैं सारे सेट आपको हल कराऊंगा। और आगे देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट अगला जो सवाल है, एक बिंदु एक y बिंदु से वृत्त पर खींची गई, जो आपके वृत्त वाला रिलेटेड जो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। इसके बाद है एक 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो सकेंद्रीय वृत्त हैं, जो कि ये भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, एक शंकु और एक गोलार्ध समान आधार और समान आयतन के हैं, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, तो करा एक शंकु है, सपोज करो एक शंकु हो गया आपका, ये क्या है आपका, एक शंकु है और एक गोलार्ध है, आधा गोला जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, आधा गोला कहते हैं। ठीक है ना, दोनों का बेस क्या है, इक्वल है। ठीक, दोनों का बेस इक्वल है, अर्थात व्यास भी बराबर होगा, उनकी रेडियस भी क्या होगी, बराबर होगी। तो शंकु की त्रिज्या जो होगी, शंकु की जो त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक, इक्वल क्या हो जाएगा, R। फिर क्या कहा, उनके आयतन समान है, उनका मतलब शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन दोनों इक्वल है, तो करें उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना है। तो जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की ऊंचाई के बराबर होगी, और शंकु की ऊंचाई h होती है, तो शंकु का आयतन इक्वल अर्धगोले का आयतन, क्योंकि दोनों उसने कह रखा कि दोनों बराबर अर्धगोले का आयतन। तो आपको मालूम है शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r² h इक्वल अर्धगोले का 2/3 पाई r³। तो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r² से घात यहाँ पर कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा h बराबर 2r। आपको इनकी ऊंचाइयों का अनुपात, तो जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी, अर्धगोले की ऊंचाई बराबर, अर्धगोले की ऊंचाई बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक बच्चों, समझ में आ गया? तो यहाँ से हमको क्या निकालना, h/r इक्वल हो जाएगा 2/1, अर्थात h अनुपाते r बराबर 2/1, अर्थात शंकु की ऊंचाई और अर्धगोले की ऊंचाई का जो अनुपात है वो 2/1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। और ये सेट नंबर आपका जो है HX है 2018 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है का नंबर ये हो गया क्लियर। उसने क्या कहा था कि शंकु की जो ऊंचाई, जो व्यास है और जो अर्धगोले का, ये समान आधार के हैं, करा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना था। और कहा था कि शंकु का जो आयतन है और जो अर्धगोले का आयतन है वो दोनों
आपस में बराबर है। चूँकि शंकु का जो त्रिज्या है और जो अर्धगोले की त्रिज्या है वो दोनों सेम होगी, और उसने कहा कि शंकु का आयतन अर्धगोले के आयतन के बराबर है, तो हमने आयतन का फार्मूला यूज कर लिया और सॉल्व कर दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं और कह रहा है इसके केंद्रक ज्ञात करना है। तो जब त्रिभुज के शीर्ष दिए होते हैं और त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करना होता है, तो त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, ए शीर्ष है आपके -1, 1, और बी जो दिया है 5, -2, और जो सी दिया है 8, 2। ठीक, इसका केंद्रक निकालना है। तो त्रिभुज का जो केंद्रक होता है, त्रिभुज का केंद्रक का जो सूत्र होगा वो जाएगा x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। ठीक, इसमें रख दीजिए, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है, ये वैल्यू रख दीजिए आप। ठीक है, तो ये x1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू 5, x3 की वैल्यू 8/3, y1 की वैल्यू 10 है, 10 नहीं सॉरी 0 थी यहाँ पर, ये 0 रखेंगे, 0 + y2 की वैल्यू -2 और + y3 + 2 है, 3, 8 और 5 13 और -1 = 12/3, ये प्लस और ये माइनस का 0 हो जाएगा /3, तो यहाँ पर 4, 0। तो त्रिभुज के जो केंद्रक के निर्देशांक है वो 4, 0 हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, किसी भी त्रिभुज के जो केंद्रक के निर्देशांक निकालना हो तो ये x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3 ये फार्मूला लगाएंगे और त्रिभुज के शीर्ष दिए होंगे उसके केंद्रक के निर्देशांक हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नोट करते जाइएगा, और जहाँ पर समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और पूछ लीजिएगा कि ये सवाल कैसे हो गया, फार्मूला कैसे हो गया, वो हम बता देंगे आपको। ठीक, नेक्स्ट चौथे का गा नंबर हम बता रहे हैं आपको, 4 का गा। के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण x² - 4x + k = 0 के मूल वास्तविक तथा भिन्न है। करेक्ट समीकरण दिए, तो पहले आपको बता दूं मैं, जो द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण जो होता है ax² + bx + c आपका द्विघात समीकरण होता है। और जो द्विघात समीकरण होता है इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे कि वास्तविक जो मूल है वास्तविक एवं भिन्न हो, तो उसके लिए कंडीशन होती है b² - 4ac = 0। भिन्न जब हो तो यहाँ पर सिर्फ >0 लगता है, और यदि यही कह दिया जाता है कि वास्तविक एवं समान है तो यहाँ पर हम बराबर का साइन, अर्थात वास्तविक एवं समान के लिए कंडीशन हम यूज कर लेते b² - 4ac = 0। ठीक, अर्थात ये वैल्यू 0 के भी बराबर होगी और 0 से बड़ी भी होगी, ये यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया समीकरण है आपके पास x² - 4x + k = 0 दिया है, और कह रहा है k की वैल्यू ज्ञात कीजिए यदि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल क्या हो, वास्तविक एवं भिन्न हो, तो ये कंडीशन लगा देंगे हम यहाँ से, क्योंकि यहाँ से इसकी तुलना कर दे दी हम कि तुलना ax² + bx + c = 0 से कर दें तो a = 1 हो जाएगा, b = -4, c = k। अब ये कंडीशन लगा दीजिए विभक्तिकर वाली, तो b² - 4ac > 0 किसके लिए लगाया, वास्तविक एवं भिन्न के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा b की वैल्यू कितनी है, -4 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, c की वैल्यू क्या है, k है, > 0 हो जाएगा। ये क्लियर। अब इसका होल ऑफ स्क्वायर खोलो, सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा 16 - 4k > 0। तो बेटा यहाँ से 4k हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 4k जोड़ देते हैं, और ये रैखिक असमीका का रूल होता है कि जितना इधर जोड़े यदि उतना उधर जोड़े, तो ये जो साइन है ये आपस में चेंज नहीं होता है। तो 16 - 4k
प्लस 4 के यहाँ ऐड कर दिया और ग्रेटर देन यहाँ पर भी 4 के ऐड कर दिया, तो ये आपस में कैंसिल। 16 ग्रेटर देन 4 के यहाँ पर 16/4, 4 4 जो 16, तो के लेस देन 4, तो के की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 4 आ गई। अब अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए tan स्क्वायर। नोट हो गया बच्चों, स्पीड में रहेगा इंसाल्ट क्योंकि आपका सब एक बार पढ़ा हुआ है, इसलिए दोबारा आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है और उसके अकॉर्डिंग हम सारे सवाल हल करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट है 4 का घा नंबर है, 4 का घा नंबर हम पढ़ेंगे। करें सिद्ध कीजिए tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। प्रूव करना है आपको tan स्क्वायर थीटा, प्रूव करना है आपको tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसको प्रूव करना है। तो LHS ले लीजिए बच्चों, यहाँ से LHS ले लेंगे, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो फार्मूला पढ़ चुके हैं यहाँ पर tan का साइन और कॉस के पदों में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल होता है tan थीटा के। तो tan थीटा की जगह रख दीजिए फार्मूला साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका अपान 1 लगा दीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम ले लेंगे, इसका इसमें डिवाइड देंगे 1 टाइम्स में ही जाएगा, और इसका ऊपर गुणा करते हैं तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ से ये कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर वाले में क्या कॉमन मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए आप, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा अपॉन कास स्क्वायर थीटा। साइन अपॉन कास आपने पढ़ रखा है कि tan थीटा है, tan स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा सर्व संख्या में पढ़ा है आपने साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये चौथे का घा नंबर, तो अर्थात चौथे के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो का, खा, ग है, वो सारे सवाल आपके कंप्लीट हो गए। ठीक बच्चों, तो सारे अनसॉल्व का ये आपको सॉल्यूशन चाहिए, सारे प्रैक्टिस में कराऊंगा आपको, तो इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, ताकि आप लोगों के पास सारे जो अनसॉल्व के क्वेश्चन हैं वो सब हल आपको मिल सके और आप लोग अपनी परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी कर सकें। ठीक, नेक्स्ट सवाल, पांचवें का पढ़ेंगे हम। ये सवाल पांचवें का नंबर, देखिए पांचवें के का ने कहा कि एक पाइप जिसका आंतरिक व्यास, तो पाइप आपका बेलनाकार होता है, जो पाइप है वो बेलनाकार होता है, तो पाइप का आंतरिक व्यास जो होता है, आंतरिक व्यास जो है वो कितना दे दिया है, 7 cm दे रखा है। कर अब पानी फेंका जाता है, उस पाइप से जो है पानी का प्रवाह निकल रहा है, और पानी का प्रवाह दर जो है वो 72 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो जो पानी की प्रवाह दर है वो क्या है, प्रवाह दर जो है वो 72 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से पानी उसमें बह रहा है। तो ये तो 1 सेकंड में बहे पानी का आयतन, तो ये अभी तो 1 सेकंड में है, तो 1 सेकंड में बहे पानी का आयतन, 1 सेकंड में बहे पानी का आयतन, 1 सेकंड में कितना पानी बहेगा, पानी का आयतन। तो ठीक, पानी बह कहाँ से रहा है, एक बेलन से बह रहा है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस क्या है 7/2 मल्टीप्लिकेशन 7/2 और एच कितना है 72। ठीक, यहाँ से 7 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 11 आ जाएगा और 2 से 36 हो जाएगा। ठीक, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 11 का 36 से करेंगे तो 11 छक्के 66, हासिल कितना हो जाएगा बेटा 6, 11 या 33 और 33 से 6 आपका 39 × 7,
7 छंग 42, 7 नहीं 63 और 63 4 67 हो जाएगा, हासिल 6 और 7 छंग 42 और 42 और 6 48। एक बार और चेक कर लीजिए मल्टीप्लिकेशन, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका गुणा करो, 11 छक्का 66 क्री 6 हासिल आपका कितना हो जाएगा, देख लो यहाँ पर 11 गुणे 36, 6 का नम 6, 6 का नम 6 3 हो जाएगा और 3 का नम 3, 6 6 3 9 और 3, ठीक। फिर यहाँ से 7 बजेगा, 7 का इससे गुणा करते हैं, 7 छंग 42, 7 नहीं 63 और 63 4 67 हो जाएगा, हासिल आपका 6 और 7 त्रिक 21 और 21 6 27, ठीक बेटा। यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया था, 27 मल्टीप्लिकेशन में ये हो गया, ठीक। ये 1 सेकंड में बहे पानी का आयतन है, इतना घन सेंटीमीटर पानी 1 सेकंड में बहता है और हमसे उसने पूछ रखा है कि 1 घंटे में कितना पानी बहेगा, 1 घंटे में कितना पानी बहेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, उसमें घंटे में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 घंटे में बहे पानी का आयतन बराबर, ये सेकंड में है तो 27 72 गुणे 60 घन सेंटीमीटर, ये 1 घंटे में बहे पानी का आयतन है। तो उसने कहा कि इसको लीटर में बदलना है, तो क्या कर देंगे, अब चूंकि आपने फार्मूला पढ़ रखा है, इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर के, ठीक है ना। तो इसको घन सेंटीमीटर को लीटर में बदलना है, तो 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1/1000 लीटर के। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 27 72 गुणे 60 1000 लीटर पानी उससे बहेगा। इसका सॉल्व कर लीजिए, ये 0 और ये 0 काट दीजिए, ठीक। अब क्या करते हैं बेटा, 27 72 गुणे 36 कर देते हैं यहाँ पर, ठीक। 27 72 गुणे 36, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 1 43 हो जाएगा और 6 सत्ते 42 4 46 हो जाएगा और 6 दूनी 12 4 16 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 के 1 हासिल 2, 3 सत्ते 21 2 23 हासिल 2, 3 दूनी 6 6 2 8, 2 6 2 6 3 9, ये 7 6 3 9 8 1 9, ठीक। कितना आ गया, 99,792। तो 99792/10 लीटर, 10 का डिवाइड करेंगे तो 9979.2 लीटर पानी उस पाइप के द्वारा 1 घंटे में निकलेगा, ठीक बच्चों। उसने क्या पूछा था, एक पाइप है बेलनाकार जो जिसका व्यास 60 सेंटीमीटर है और उसमें बहने वाले पानी की जो दर है वो 72 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से बह रहा है। तो हमने 1 सेकंड में बहे पानी का आयतन निकाला, फिर उसने कहा कि 1 घंटे में कितना पानी बहेगा, उसका हमने 1 घंटे में बहे पानी का आयतन निकाला। फिर उसने हमसे घन सेंटीमीटर में ना पूछ करके क्या पूछ लिया था, लीटर में। तो फिर हमने बताया कि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर के, तो 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1/1000। इस घन सेंटीमीटर को हमने क्या किया, लीटर में बदल लिया। नेक्स्ट नोट कर लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट मजा आ जाएगी आप लोगों को इसको पढ़ने में। खा नंबर है, कह रहा है एक गोलाकार गुब्बारा है, एक गोलाकार आपका गुब्बारा, सपोज करो ये गुब्बारा है आपका, ये एक गोलाकार आपका गुब्बारा है, ठीक, जिसकी त्रिज्या r है। दर्शक की आंख पर अल्फा कोण बनाता है, ठीक है ना। एक दर्शक इस गुब्बारे को यहाँ से देख रहा है, जिसकी आंख पर बना कोण जो है वो कितना है आपका, अल्फा है, ठीक। ये हो गया, ये कोण जितना बन रहा है वो अल्फा है। दर्शन यहाँ पर दर्शक की आंख है, ठीक। ये गुब्बारा है आपका, इसकी रेडियस जो है वो r है, ठीक, इसकी रेडियस r है। फिर क्या कहा गया है, और इसके केंद्र का आंख से उन्नयन कोण, इसके केंद्र का यहाँ से, इसके केंद्र से आंख का उन्नयन कोण
कितना है, बीटा दे दिया। ये जो एंगल है आपका बीटा है और ये पूरा एंगल आपका इतना अल्फा है। ठीक, क्लियर। अब उसने कह रहा है कि इसकी पृथ्वी तल से गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई ज्ञात करना है। हमने इसकी ऊंचाई h मान लिया, इसको नाम दे देते हैं O A B, इसका नाम हम यहाँ पर C दे देते हैं। ठीक, तो अब आपको मालूम है कि ये वृत्त है और ये वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हमेशा आपस में बराबर होती हैं। तो ये अर्थात हम कह सकते हैं कि A, यहाँ पर इसका नाम D दे दीजिए, AD बराबर AC। ठीक, क्यों बराबर है? वृत्त की स्पर्श रेखाएं हमेशा आपस में बराबर होती हैं। जब बराबर होती हैं तो ये कोण जो होगा यहाँ से α/2 और ये कोण भी क्या हो जाएगा, α/2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ये कोण α/2। तो एक बार आप इतना त्रिभुज ले लीजिए, ये वाला कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज OCA में। ठीक, ये आपका यहाँ 90 अंश का कोण बनता है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण 90 अंश होता है। तो ये 90, तो 90 के सामने ये आपका क्या है, ये कर्ण है हाइपोटेनस, और ये आपकी परपेंडिकुलर लाइन है और ये बेस है आपका। ठीक है, तो यहाँ से कॉसेक ले लेते हैं, कॉसेक α/2 और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो ये आपका कर्ण है, कर्ण कौन सा, OA, और लंब क्या है आपका OC। तो कॉसेक α/2 इक्वल हो जाएगा, OC की वैल्यू R है और ये OA लिखा रहेंगे और OC की वैल्यू कितनी आपकी R है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो OA बराबर R कॉसेक α/2। ठीक, आपको H चाहिए यहाँ से, अब क्या कर लेते हैं, ये इतना ले लेते हैं। अब ये किसमें, त्रिभुज OBA में साइन लगा लेते हैं। साइन बीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब OB कर्ण OA हो जाएगा, साइन बीटा और OB की वैल्यू कितनी है, H है, और OA का मान क्या निकाला है अभी आपने, R कॉसेक α/2। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो तो H बराबर हो जाएगा R साइन बीटा इंटू कॉसेक α/2। ये क्या आ गई बेटा, ये इस पृथ्वी तल से इस गुब्बारे के केंद्र के बीच की दूरी कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो उसने क्या कहा था कि गुब्बारा है और गुब्बारे को एक व्यक्ति खड़ा होकर देख रहा है तो उसके आंख पर बना कोण अल्फा है। ठीक, अब गुब्बारा पूरा दिखेगा, जितना भी होगा उसको देखेगा। इसके बाद कह रहा है कि उसी पे गुब्बारे के केंद्र से उसी आंख पर जो पृथ्वी तल के साथ है वो कोण आपका बीटा बन रहा है। तो कह रहा है कि पृथ्वी तल से गुब्बारे के केंद्र की दूरी क्या होगी वो निकालना था, तो और निकाल दिया हमने। ठीक, नेक्स्ट सवाल नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत अच्छा सवाल था ये। अगला है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। घन नंबर √5 एक क्या है आपकी अपरिमेय संख्या है। तो हम लेके चलेंगे जस्ट उल्टा, माना √5 एक परिमेय संख्या है, ये मान के चलेंगे हम परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या होने के लिए, परिमेय संख्या आपको मालूम है कि P/Q के रूप में होती है। P/Q के रूप में तो इसको हम लिख सकते हैं P/Q इक्वल √5। ठीक, P/Q इक्वल क्या हो जाएगा, √5, और जहाँ P तथा Q आपके पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। और सहभाज्य भी कह सकते हो, या कह सकते हो P तथा Q का मासा 1 है, अर्थात उनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब क्या करेंगे, इस समीकरण को दोनों तरफ स्क्वायर करवा देते हैं। तो समीकरण 1 का दोनों तरफ वर्ग करने पर बेटा ये आशा करते हैं कि आप लोग सारा चीज पढ़ चुके, क्योंकि अंशांड करवा रहे हैं तो मतलब आपने इनको पढ़ा है। तो
P/Q का होल ऑफ स्क्वायर कराएंगे बराबर √5 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये P²/Q² इक्वल क्या हो जाएगा 5। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो तो ये हो जाएगा P² बराबर 5Q²। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये निश्चित है कि 5 जो है Q से डिवाइड हो रहा है और फिर अगेन लेके चलेंगे, हम मानेंगे, फिर एक बार दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये है कि P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आना चाहिए। और यदि हम कह दें कि यहाँ पर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है Q से ये जो डिवाइड हो रहा है, या तो हम ऐसा लिख दें P = 5Q/P, ऐसा भी लिख सकते हो आप, या Q बराबर यहाँ पर। तो इससे मतलब ये हुआ कि इससे कोई ना कोई संख्या डिवाइड हो रही है जो P के बराबर आ रही है, जो कि संभव नहीं है। और दोबारा अगेन भी लेके चलेंगे तो ऐसे दिखा देंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। जो कल्पना लेके चलेंगे उसके विपरीत सिद्ध हो जाएगी, इसलिए हमको उसको कहना पड़ेगा कि क्या है, विपरीत। इसका नेक्स्ट स्टेप अभी और है जो आप करिएगा। ठीक है ना, पढ़ रखे हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए गा नंबर है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। इसका नंबर 6 का नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित बारंबारता सारणी में माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए मैं आपको बता दूं, पहले माध्यिका ज्ञात करने के लिए देखो माध्यिका दो तरीके से ज्ञात की जाती है, एक वर्गीकृत आंकड़े के लिए, एक बिना वर्गीकृत आंकड़े के लिए। जो वर्गीकृत आंकड़ा होता है, जो बिना वर्गीकृत, उसमें कुछ आंकड़े दिए होते हैं, कुछ आंकड़े दिए होते हैं और उन आंकड़ों को हल करना होता है। तो पहले उन आंकड़ों को या तो आरोही क्रम में करेंगे हम, आरोही क्रम, या तो अवरोही क्रम में कर लेंगे हम इनको। किस में कर लेंगे, या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में। कोई निश्चित नहीं कि आपको आरोही में ही करना है कि अवरोही में, किसी में भी आप उन आंकड़ों को कर सकते हैं, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में। इसके बाद फिर देखते हैं उन आंकड़ों में जो नंबर होते हैं उन पदों की संख्या क्या है। पदों की संख्या देखते हैं हम, पदों की संख्या देखते हैं कि कितने नंबर है। यदि n आपका सम आ जाता है, यदि n क्या आ जाएगा आपका, सम आ गया, स्मॉल n भी यूज कर सकते हैं आप यहाँ पर। पदों की संख्या यदि सम आ गई तो जो सम पदों की माध्यिका का फार्मूला होता है, माध्यिका या माध्यक भी बोलते हैं, माध्यिका का जो फार्मूला होता है n/2 मुए पद का मान प्लस n/2 + 1 मुए पद का मान और /2। ठीक है ना। जब यहाँ पर हमारे पास कोई आंकड़े दिए होंगे और उन आंकड़ों को काउंट करेंगे कि वो जो नंबर आप जो आपके आंकड़े हैं वो कितने हैं, सम है कि विषम है। यदि सम है तो उसका फार्मूला n/2 है पद का मान प्लस n/2 + 1 है पद का मान /2 होता है। ठीक। और यदि यही आंकड़े आपके विषम पदों में आ जाएं, यदि यही आंकड़े आपके विषम पदों में आ जाएं, अर्थात n आपका क्या हो जाए, अर्थात n जो है विषम हो जाएगा, n आपका विषम हो गया, तब माध्यिका का फार्मूला होता है, माध्यिका बराबर होता है n/n + 1/2 मुए पद का मान। ठीक, ये क्या होती है आपकी माध्यिका होती है। अब आता है वर्गीकृत आंकड़ा। तो ठीक है, समझ में आया कि बिना वर्गीकृत आंकड़े के लिए ये फार्मूला यूज करते हैं और वर्गीकृत आंकड़े के लिए अलग होता है, उसमें हम बारंबारता, संचयी बारंबारता का प्रयोग करते हैं, इन सब का यूज करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। वर्गीकृत आंकड़े के लिए फार्मूला जो होता है, वर्गीकृत आंकड़ा, वर्गीकृत आंकड़े, पहले बात तो वर्गीकृत आंकड़ा क्या होगा आपका, जैसे कोई संख्या 2 से 3, 4 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ऐसे छोड़ करके जैसे लिख दिया जाए 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ऐसे करके दे दिया जाए, 20 से 25, 25 से 30, ऐसे आंकड़े क्या होते हैं, वर्गीकृत होते हैं। और इसमें एक बारंबारता दी होती है। बारंबारता का मतलब होता है कि वो वस्तु कितनी बार आई हुई है।
जैसे 5 से 10 की बात की जाए तो 5 से 10 का मतलब है कि कोई संख्या 5 और 10 के बीच में वो कितनी बार आई हुई है, वो उसका मतलब है बारंबारता है। 10 से 15 के बीच में जो नंबर आता है तो ये बारंबारता बताता है। संचयी बारंबारता क्या होता है, इसको CF भी बोलते हैं, संचयी बारंबारता। यहाँ पर हमको संचयी बारंबारता की भी जरूरत पड़ती है, संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता निकालने के लिए जो बारंबारता का पहला टर्म्स होता है, सपोज करो 2 है तो ये पहला 2 लिख जाता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप में आते हैं जितने भी एलिमेंट आएंगे आपके यहाँ पर, जो भी बारंबारता होगी वो सब यहाँ पर इसके साथ ऐड होगी। 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9, 9 3 जोड़ेंगे 12, 12 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13। ठीक है ये, और इसको हम टोटल n कह देते हैं, n बराबर 13। अब यहाँ से n का माध्यिका के लिए या माध्यक वर्ग निकालते हैं, माध्यिका के लिए माध्यक वर्ग निकालते हैं। तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए जो माध्यक वर्ग होगा इसमें क्या कर देंगे, n+1/2 हुआ पद, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13+1/2 अर्थात क्या आ जाएगा 14/2 अर्थात 7 हुआ पद। ठीक है ना, यहाँ पर ऐसा करते हैं तो ये माध्यिका वर्ग निकालेंगे और वो कहाँ पर होगा, 13 7 आ गया, 7 किस आंकड़े पर होगा, ये आंकड़ा होगा 7, इसकी वैल्यू क्या होगी ये, तो ये माध्यिका वर्ग होता है। माध्यिका वर्ग की ये क्या है, बारंबारता है, ये उसका L है निम्न सीमा, और ये क्या है उसकी उच्च सीमा। और जो CF होता है माध्यिका वर्ग के ऊपर की संचयी बारंबारता को हम CF यूज करेंगे। यहाँ से इसका फार्मूला यूज करेंगे n/2 माइनस CF पूरे के बटे स्मॉल f और प्लस L लगाते हैं। ये क्या होता है, माध्यिका निकालने के लिए फार्मूला, और गुणे h। ठीक है ना, h क्या होता है, वर्ग अंतराल, इनका जो वर्गीकृत आंकड़े दिए होते हैं उनका अंतर क्या होता है, h कहलाता है। इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, माध्यिका आपको ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।